चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और प्रमुख रूप से हम आपसे बातचीत कर रहे थे सुपर टीईटी। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं प्रमुख रूप से सुपर टीईटी पे। और सुपर टीईटी के क्रम पर हमने आपसे लगातार अपनी बातचीत जारी रखी है पर्यावरण के क्षेत्र में। हमने इसके पहले के वीडियो में पर्यावरण संरक्षण पर अपनी एक व्यापक समझ को बनाया हुआ था। अब पर्यावरण संरक्षण से हम अंतिम चैप्टर की ओर चलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की ओर। तो ध्यान दीजिएगा कि आज के हमारे अध्ययन का मुख्य बिंदु होगा क्या? पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमें एक क्रमबद्ध रूप से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करेंगे हम परिभाषाओं के माध्यम से। चूंकि मैंने इसको नोट्स के भांति इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो और आपका हमारी बातचीत के बीच समय भी बच जाए। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें कि पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, तो आप एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण के भौतिक, मतलब हम समस्त भौतिक क्षेत्रों की बात करते हैं, रासायनिक, हम आगे जितने भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये हमारे मीथेन हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब की हमने बात किया। जैविक का सीधा सा मतलब हो गया कि जैसे आप कोई कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आप उसको फेंक दिए कहीं पर, सड़ने लगा। एवं अन्य कारकों में विपरीत या अनचाहा परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाएगा? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जैसे आपके पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अगर संतुलन बना हुआ है तो ये प्रकृति में सबको एक संतुलित जीवन प्रदान करता है। जैसे अगर निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन और निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अगर स्थिर है तो इससे क्या होगा कि वृक्षों को यहाँ आदर्श स्थिति उत्पन्न होगी और उनकी आदर्श स्थिति से मनुष्यों को आदर्श स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अगर किसी एक में अनुकूलन में समस्या हो तो वो दूसरे तंत्र को प्रभावित कर देता है। इसीलिए बड़ी स्पष्ट सी परिभाषा कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों में जब विपरीत परिवर्तन हो जाता है, अनचाहा परिवर्तन हो जाता है, प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम एक लाइन में कह क्या देते हैं? इसी को हम एक लाइन में कह देते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण। क्लियर है? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण में सामान्यतः 3 क्रियाएं होती हैं। 3 क्रियाएं कौन कौन सी? ये चर्चा हमने ऊपर ही कर दिया। भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, और कौन सा परिवर्तन होता है? जैविक परिवर्तन होता है। और तीनों का मतलब हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे कि मानव को सबसे पहले किस प्रदूषण के बारे में पता चला था। चूंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है तो आप ये महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि वायु प्रदूषण के बारे में सबसे पहला ज्ञान मानव को हुआ था, या सबसे पहले जिस प्रदूषण की खोज की गई वह हमारा प्रदूषण कौन सा था? वायु प्रदूषण। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम शुरुआत ही करते हैं क्लास की किस प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से। जो हम वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे हम परिभाषा निर्मित करते हैं कि वायुमंडल की संरचना में या वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के अनुपात में जब प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण। एक शब्द के माध्यम से परिभाषा आप निर्मित कर दीजिएगा, क्या? कि वायु के मिश्रण में प्रतिकूल परिवर्तन। वायु के मिश्रण में कैसा परिवर्तन? प्रतिकूल। मतलब अनुकूल होता है के अनुसार और प्रतिकूल का मतलब होता है के विपरीत। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, प्रभाव क्या होगा? सबसे पहला प्रभाव यही होगा कि तापमान में लगातार वृद्धि होने लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से तापमान में वृद्धि हुआ और तापमान की वृद्धि से ढेर सारे पौधे ही अनुकूलन नहीं कर पाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए, ये मनुष्य को तो अभी बाद में प्रभावित करेगा, पहले तो बहुत सारे पौधों को प्रभावित कर दिया। दूसरी बात
कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इससे जो हमारे गैसों का मिश्रण था उसमें संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे समस्त प्रकार के जीवों पर क्या होगा, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। तो ये होता है हमारा क्या, वायु प्रदूषण। अब अगर हम बात करें कि लाइकेन, लाइकेन कहते हैं, आप बहुत नाम सुने होंगे लाइकेन, जो कवक और शैवाल का हमारा प्रमुख रूप से ये हमारे सहजीवी पौधे के रूप में लाइकेन जाना जाता है, इसी को हम काई कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, काई वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही ये लाइकेन हमारा मुरझाने लगते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में, आसपास के वातावरण में वायु की गुणवत्ता में अब नकारात्मक परिवर्तन प्रमुख रूप से होने लगा है। दूसरी बात कि वायु प्रदूषक जो है ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इनकी संरचना दो प्रकार की होती है। अब दोनों कौन कौन सी होती है ये ध्यान दीजिएगा, एक होती है प्राथमिक और एक होता है हमारा कौन सा, द्वितीयक। तो अगर हम बात करें प्राथमिक की तो सीधे तौर पे कहिए ऐसे प्रदूषक जो वायुमंडल में पहुंचकर बिना किसी रासायनिक क्रिया में परिवर्तन के भाग लिए प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे हम सीधी तौर पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे मतलब उसको जलवाष्प से या किसी दूसरे गैस से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो वायुमंडल में गया तो वो स्वयं प्रदूषण फैलाने की क्षमता रखता है। वही हमारा कहलाता है कौन सा प्रदूषण, प्राथमिक प्रदूषण। तो अगर हम इसके, चूंकि इसका उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कैसा प्रदूषण है, यह हमारे प्राथमिक की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड हमारे किस श्रेणी में आता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा प्राथमिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं कि प्रश्न सीधे तौर पे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक। तो प्राथमिक के तौर पर जो बिना किसी के रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषित करने की क्षमता रखता है वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा कहलाएगा प्राथमिक। और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा प्रमुख रूप से इसका उदाहरण है। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आपसे बात करते हैं द्वितीयक प्रदूषक की। हम द्वितीयक प्रदूषक की अगर बात करें तो कह रहा है कि ऐसे प्रदूषक जो वायुमंडल में पहुंचकर जलवाष्प से रासायनिक क्रिया के उपरांत यहाँ पर क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, आप याद रखिए, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल हो गया, ओजोन पैंस हो गया। ये अब देखिए एक मोटी मोटा आपको बात समझना है कि हमारे पर्यावरण के वे प्रदूषक जो जलवाष्प से, तो इसका एक सीधा सा उदाहरण हो सकता है अम्ल वर्षा, क्योंकि अम्ल वर्षा अभिक्रिया किसकी होती है, जलवाष्प की। तो ये हमारा प्रमुख रूप से कौन से हो गए, द्वितीयक प्रदूषक हो गए। अब हम अम्लीय वर्षा की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल जिम्मेदार है। ये हमारा करता क्या है, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके ये हमारी अम्लीय वर्षा करा देता है। दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे पहली बार कहां पर अम्लीय वर्षा हुई, तो ध्यान दीजिएगा स्वीडन में हुई। तथा अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र कहां पर स्थित है, आपसे यह भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह नॉर्वे की राजधानी कहां है, ओस्लो में है। और यहीं पर सबसे ज्यादा होती क्या है, अम्ल वर्षा। तो तीन प्रश्न है यहाँ से कि पहली बार कहां पर, तो स्वीडन में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र नॉर्वे के ओस्लो में है, और सबसे ज्यादा वर्षा अम्लीय वर्षा कहां पर होती है, तो ये सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा ओस्लो है। क्लियर है? आगे चलिएगा। भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करते हैं तो मिक गैस की, तो ध्यान दीजिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना
3 दिसंबर, चूंकि ये 2 और 3 की मध्य रात्रि की घटना थी, तो कहीं 2 भी मिलेगा कहीं 3 भी मिलेगा, कि 1984 ईस्वी को हुई, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का रिसाव हुआ। अब मैक्सिमम बार आपसे पूछा हुआ कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मिसाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो अब लेते हैं हम जल प्रदूषण को। अब अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि जब जल में कोई ऐसा अवांछित कारक मिल जाता है जो सेवन के पश्चात हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगे, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। या अगर कहीं हम यहाँ पे शार्ट में परिभाषा लिख दें कि जल में कोई ऐसा प्रदूषक जिसके मिलने से सेवन के पश्चात, मतलब ग्रहण करने के पश्चात, सेवन के पश्चात नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, तो वह हमारा कहलाएगा कौन सा प्रदूषक, वह हमारा कहलाएगा जल प्रदूषण। सिर्फ इतनी इस परिभाषा से आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि जल प्रदूषण से तात्पर्य है एक लाइन में कि जल में किसी ऐसे अवयव, जल में किसी ऐसे तत्व का मिल जाना जो सेवन के पश्चात हमें निगेटिव, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दे, वो कहलाएगा क्या, जल प्रदूषण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं और अगले क्रम पर हम देखेंगे क्या, अगले क्रम पर हम देखेंगे कि जल में ठोस प्रदूषक प्रवेश करने से क्या क्या रोग हो सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल प्रदूषण के माध्यम से फैलने वाले रोग, और हर एग्जाम में, हम सिर्फ आपके शिक्षक भर्ती की बात नहीं कर रहे, हर एग्जाम में यहां से ये मैंने उन लाइनों को शामिल किया जो सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। तो जल में अगर कोई ठोस प्रदूषक चला जाता है तो इससे हमें, मतलब देखिए, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करें ब्लैकफुट की, कि वह कौन सा ठोस प्रदूषक है जिसके जल में मिलने से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जल में जब आर्सेनिक नामक कोई ठोस तत्व मिलता है या आर्सेनिक के मिलने से कौन सा रोग हो जाता है, ब्लैकफुट हो जाता है। जल में यदि मिल जाता है क्या, कैडमियम, तो इससे रोग होता है कौन सा, इटाई होता है। क्लियर हुआ? अगर जल में पारा मिल जाए, ये पूछा हुआ है कि अगर जल में पारा मिलने से कौन सा रोग होता है, तो जल में पारा मिलने से रोग होता है मिन माता रोग। और अगर जल में मिल जाए नाइट्रेट, तो इससे क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है कि जल में पारा मिलने से होता है हमारा नाइट्रेट के मिलने से ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये 4 आप इंपॉर्टेंट चीजें, चूंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था कि आर्सेनिक मिलने से कौन सा रोग, ब्लैकफुट, कैडमियम मिलने से कौन सा रोग, इटाई, और पारा के मिलने से कौन सा रोग, तो मिनमाता रोग होता है, और नाइट्रेट मिलने से कौन सा रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लेते हैं अब आपके लिए ध्वनि प्रदूषण। अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2-3 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी कि सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण कहते किसे हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि WHO की हम परिभाषा आपके लिए लेंगे। आजकल एग्जाम में जो पूछ रहा है, बात कर रहे हैं हम मानक के किसके, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अब
सामान्य रूप से 45 डेसिबल, कितना डेसिबल? 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारा माना जाएगा क्या? ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। अगर सामान्य वातावरण में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारी ध्वनि क्या कहलाएगी? वह ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानी जाएगी। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एक सामान्य 60, अब देखिए जो, अब ये WHO की बात थी, अगर हम सामान्य परिभाषा की बात करें कि 45 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच की जो ध्वनि होती है ये सामान्य मानी जाती है। अब चाहे इससे हो जाए क्या नीचे या इससे हो जाए क्या ऊपर, दो की दोनों बातें हमारी कहलाएंगी क्या? प्रदूषण कहलाएंगी। अब WHO ने एक बात और कहा था, कहा कि अगर व्यक्ति, कोई सोता हुआ व्यक्ति है, अगर उस सोते हुए व्यक्ति के पास 45 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होती है तो यही ध्वनि हमारा क्या कहलाएगी? प्रदूषण कहलाएगी। तीन बातें, ये चूंकि करंट के इश्यूज हैं इसलिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी प्रश्न करंट के टॉपिक से जोड़ करके सबसे ज्यादा पूछने की, क्या सामान्य तौर पे WHO ने कहा 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण के तौर पर आती है यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्थान पर है और जग रहा है। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो 45 डेसिबल से ही अधिक ध्वनि बदल जाएगी किसमें? प्रदूषण में। लेकिन अगर हम विज्ञान की परिभाषा ले, सामान्य परिभाषा ले, तो 45 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच की ध्वनि औसत अनुकूलन ध्वनि होती है, समायोजन होती है। इससे या तो नीचे हो जाएगा तो भी प्रदूषण है और इसके ऊपर हो गया तो भी क्या है? प्रदूषण। क्लियर हुआ? अब कुछ चीजें जो एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछी जा सकती है कि ध्वनि की तीव्रता का मापन हम किस में करते हैं, तो या ध्वनि मापक यंत्र, मतलब कि अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक हमारा क्या होगा? ध्वनि मापन का मात्रक डेसिबल होगा। ध्वनि की आवृत्ति, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज में मापी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, हाँ लास्ट लाइन क्या कह रही है? एक शब्द लिखा है ग्रीन मफलर, किससे होता है? तो ग्रीन मफलर कह दिया ध्वनि प्रदूषण, लेकिन समझ में नहीं आया होगा आपके। देखिए ग्रीन मफलर है क्या? भारत सरकार की यह एक योजना है, क्या? ग्रीन मफलर। मफलर होता क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, मफलर हम ठंडी के समय कानों में बांधते हैं जिससे हवा हमारे कानों में न जाए और हमें ठंड ना लगे। यही होता है, मफलर का प्रयोग हम यही करते हैं। तो सरकार ने क्या कहा? कहा कि जैसे नहर है, रेलवे लाइन है, और एक शब्द का और प्रयोग किया, क्या? सड़क। ये तीन बातें याद रखिए। इनके किनारे कतार से हम लगा दें क्या? कतार से लगा दें वृक्ष। तो क्या जब हम इनके किनारे कतार से वृक्ष लगा देंगे तो क्या उसी मफलर की भांति ये ढक देगा और ध्वनि को बाहर की ओर नहीं जाने देगा? इसलिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए योजना शुरू किया गया ग्रीन मफलर, और इसमें नहरों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, सड़कों के किनारे कतार से वृक्ष लगाने की योजना ही हमारी क्या कहलाई? ग्रीन मफलर। सबसे ज्यादा अगर ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल के बाद अगर सबसे हाईलाइटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो यही हमारा क्वेश्चन आया हुआ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं तो अब हम यहां पर प्रमुख रूप से आपसे यहां पे बातचीत करेंगे। एक हमारा लास्ट यहां पर एक लास्ट बात हमारे आपके बीच की बचती है कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि अब इसके बारे में ये आपको याद करना होता है, तो ये वन लाइनर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। केवल मैं बस ऐसे ही इनका नाम मुंह से बोलता चला जाऊंगा और आप यहां से इसका नाम क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और आप अपना बाद में नोट कर लेंगे, चूंकि समय आप अपना सेव रखिएगा। पहला कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 1971 ईस्वी में। क्लियर हुआ? सिर्फ उन महत्वपूर्ण दिवस को शामिल किया। भाई ऐसे तो 365 दिन ही कुछ न कुछ है, लेकिन 365 नहीं, इसमें से मैंने केवल महत्वपूर्ण को अलग कर दिया। जैसे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? दोस्त ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस, तो दोस्त ये तो हमें बताना ही नहीं होगा, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हालांकि ये भी एग्जाम में पूछता है, ये भी हाल फिलहाल के एग्जामों में आ रहा है। आगे कह रहा है विश्व प्रकृति दिवस, तो ये हमारा 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व पशु दिवस, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे, 8वें नंबर से आप ध्यान दीजिएगा, 8वें नंबर से कि विश्व शौचालय दिवस। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व शौचालय, और एक होगा विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व शौचालय दिवस, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा कि 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्या? विश्व शौचालय दिवस। विश्व किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वृक्षारोपण महाकुंभ की शुरुआत, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ था, तो ये भी आपका कुंभ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभ की दृष्टि से ये 9 अगस्त को 2019 को प्रयागराज के जैती खेड़ा, मतलब प्रारंभ हुआ जैती खेड़ा लखनऊ से, और ये आया कहां तक? ये हमारे प्रयागराज तक। चूंकि ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये महत्वपूर्ण रूप से कार्य था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तेरा विश्व हाथ धुलाई दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव, तो जुलाई माह का प्रथम सप्ताह हमारा हमेशा क्या होता है? तो ये हमेशा होता है हमारा क्या? वन महोत्सव का। बात करेंगे वन्य जीव सप्ताह की, तो 1 से 7 अक्टूबर ये हमारा प्रमुख रूप से क्या है? ये हमारा है वो हमारा वन्य जीव सप्ताह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छा, विश्व घरेलू गौरैया दिवस, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि विश्व, मतलब अब देखिए हमें सब पढ़ना है, लेकिन जिसपे हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको ज्यादा, मतलब उस पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। ओजोन दिवस 16 सितंबर, चूंकि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही जोड़ करके ये हम आपको बता दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को। तो ये आप प्रमुख रूप से आप याद रखेंगे। और इसी के साथ सुपर टेट के लिए पर्यावरण का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। दोस्त, प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपके ये पूरे जो सिलेबस में जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसको और भी मजबूत करेंगे। अब आप वीडियो को बार बार देखें, नोट्स का रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू, और ढेर सारी आपको ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।